इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1972 से, जहां पर एक प्लेन जिसका नंबर 571 होता है वो एक रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सैंटियागो चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स होते हैं और जब इनका प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स जिसे एंडीज कहा जाता है उसके ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है जिस वजह से इनका प्लेन बड़ी चट्टान से टकराता है और प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। अगले वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स हैं वो बर्फ में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जो पैसेंजर्स इसमें बचते हैं वो बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन करते हैं। ये प्लेन के पायलट के पास जाते हैं लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोग बचे हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और प्लेन का वो हिस्सा जो अभी भी खुला हुआ है वहाँ से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही होती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद ये प्लेन के उस हिस्से को जो खुला हुआ है उसे सामान से और डेड बॉडीज से बंद कर देते हैं। अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि तूफान थम चुका है, लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। ये सब बाहर आते हैं। बाहर अब इतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये इस जगह पर ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते। अब इनके पास खाने का जितना भी सामान होता है ये उस सामान को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद सबको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा। इन सबको पता है कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि इनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्दी इनके लिए यहाँ पर मदद आएगी, इसलिए सब के सब यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही जिस जगह इनका प्लेन क्रैश हुआ होता है वो एक वैली होती है, चारों तरफ चट्टानें हैं, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये प्लेन इन्हें ढूंढने के लिए आया है। लेकिन ये जिस जगह पर है वहाँ से वो प्लेन बहुत दूर है, वो उतनी दूर से इन्हें नहीं देख सकते। हालांकि सब के सब चिल्ला रहे होते हैं लेकिन प्लेन इनकी आंखों के सामने से वहाँ से निकल जाता है। अब इन्हें यही किसी न किसी तरह से सरवाइव करना होगा जब तक इनके लिए कोई मदद नहीं आती। 3 दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद एक लड़का जिसका नाम नैंडो है उसे होश आता है। होश आता ही वो अपनी बहन के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे अपनी बहन से पता चलता है कि उसके मॉम डैड की अब मौत हो चुकी है, जिससे वो टूट जाता है। इन्हें यहाँ पर पीने के लिए पानी भी चाहिए, इसीलिए ये बर्फ को मेल्ट करते हैं। साथ ही एक्स का बहुत ही बड़ा साइन भी बना देते हैं ताकि ऊपर से अगर कोई प्लेन गुजरे तो उन्हें इस साइन को देखकर पता चल जाएगा कि बचे हुए सर्वाइवर्स इस जगह पर हैं। अब अगले दिन एक और प्लेन इन्हें ढूंढने के लिए आता है जो उनसे बहुत दूर होता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बैग से एक्स का निशान बना दिया है। इन्हें लगता है कि प्लेन एक्स का निशान देख लेगा। साथ ही इनके पास जो मिरर होता है उस मिरर से ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उस रिफ्लेक्शन को प्लेन तक पहुंचा सकें और पायलट को पता चल जाएगा कि सब के सब यहाँ पर हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्लेन एक बार फिर से वहाँ से वापस चला जाता है। ये समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी लोकेशन का पता ही नहीं है। अब प्लेन का जो दूसरा हिस्सा होता है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था, ये तय करते हैं कि ये उस तक पहुंच जाएंगे क्योंकि उसमें बैटरीज हैं और अगर ये वो बैटरीज यहाँ पर ले आए तो हो सकता है कि ये प्लेन के रेडियो से किसी से राब्ता कर सकें। और अब इनमें से कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि बैटरीज को लाया जा सके और जब ये ऊपर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस जगह इनका प्लेन है वो बहुत ही गहराई में है, इसलिए रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं देख सकती। अब जब ये ऊपर जाती हैं तो बर्फ खिसकने लगती है, इसीलिए सबको लौटकर वापस आना पड़ता है। अब इस तरह से 7 दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे इनका खाना भी खत्म हो चुका है, ना तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं ना ही कोई जानवर, इसीलिए अब इन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। पत्थरों पर जो मॉस जमा होता है ये उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना बेस्वाद होता है कि ये उसे खा नहीं पाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब एक दिन नैंडो कहता है कि अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों को भी खाना पड़े जिनकी मौत हो चुकी है तो मैं वो भी करूंगा। इस बात से कुछ और लोग राजी होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मोरालिटी के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं इनकी भूख बढ़ती जाती है। ये अपनी सिगरेट्स यहाँ तक कि जूतों की लेसेस को भी खाना शुरू कर देते हैं। अब 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद सबकी हिम्मत टूट जाती है। नैंडो की बहन जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसकी भी मौत हो जाती है। नैंडो ने इस एक्सीडेंट में अपने मॉम डैड और अपनी बहन को भी खो दिया है और अब इन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसीलिए जो उनके पास अपने साथी इसकी डेड बॉडीज हैं ये उसी से अपना काम चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद बर्फ में इन्हें दबा हुआ एक बैग मिलता
मिलता है और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर रेडियो होता है और रेडियो को ऑन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि उसमें सिग्नल नहीं है, इसीलिए ये एक एंटीना बनाते हैं। उस एंटीना की मदद से सिग्नल्स आ जाते हैं। ये रेडियो में न्यूज सुनते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार रेस्क्यू टीम को भेजा था, लेकिन कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाया क्योंकि इन्हें लगता है कि उस प्लेन क्रैश में कोई भी नहीं बचा था। ये सुनकर सब के सब मायूस हो जाते हैं क्योंकि अब अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। इन्हें ढूंढने के लिए अब यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। साथ ही यहाँ पर जो 5 लोग मांस नहीं खा रहे थे अब उन्हें भी वही करना पड़ता है जिसके वो खिलाफ थे। अगले दिन इनमें से 3 लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए चट्टानों के ऊपर की तरफ जाते हैं। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है, इसलिए एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर बर्फीली हवाएं होती हैं जिसमें इन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह मजबूरी में इन तीनों को वापस नीचे आना पड़ता है। ये बताते हैं कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, ऊपर ठंडी बर्फीली हवाएं हैं। अब रात को ये सब के सब प्लेन के अंदर होते हैं, तभी इनके प्लेन के अंदर बहुत सारी बर्फ आ जाती है। बहुत सारे लोग प्लेन के अंदर बर्फ में दब जाते हैं। ये अपने साथियों को निकालते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर बर्फ में एक लेडी की मौत हो जाती है। अब इससे पहले कि ये अपने आप को संभाल पाते तभी इन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं। ये समझ जाते हैं कि बर्फ का तूफान इन तक पहुंच चुका है और तभी बर्फ का तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि इसमें कुछ और लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर एक लड़का जिसका नाम न्यूमा है वो अपना कंट्रोल खो देता है। वो प्लेन की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगता है। ये सब के सब यानी कि इनका पूरा का पूरा प्लेन और बर्फ के नीचे दफन हो चुका है। न्यूमा की लगातार कोशिश की वजह से कांच का टुकड़ा उसके पैर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार कोशिश करता ही चला जाता है और कई घंटों की मेहनत के बाद वो बर्फ के ऊपर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अंदर जितने भी लोग हैं जो बच गए हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। न्यूमा देखता है कि उसका पैर जहाँ से कांच ने काटा था अब वो पूरी तरह से जम चुका है, उसे वहाँ पर कोई दर्द नहीं हो रहा होता। अब ये सब के सब प्लेन के चारों तरफ की बर्फ हटाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। इनके साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि ये उसे बचाने की कोशिश करते हुए उसे CPR देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और उसकी मौत हो जाती है। उसके जेब में एक लेटर भी होता है जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था। ये उस लेटर को अपने पास रख लेते हैं। इन्हें पता है कि अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। इसलिए 36 दिन बीत जाने के बाद न्यूमा अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ चलता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद न्यूमा गिर जाता है और जब उसके साथी उसके पैर के जख्म को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो न्यूमा को ले जाएंगे। न्यूमा कहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, मैं अपने आप ही वापस चला जाऊंगा। अब इसके बाद न्यूमा के साथी आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्लेन का पिछला हिस्सा है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था। उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी ऊपर बुला लेते हैं और अब ये देखते हैं कि प्लेन के उस हिस्से में बहुत सारे कपड़े हैं, साथ ही खाने का सामान भी है और वो बैटरीज भी हैं जिनकी इन्हें तलाश थी ताकि ये रेडियो को ऑन करके गवर्नमेंट को मैसेज भेज सकें। लेकिन जब ये रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रेडियो खराब है। अब न्यूमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो खाना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो नहीं बचेगा और वो खाना खाकर उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। साथ ही इन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है जिसे ये अपने लिए एक स्लीपिंग बैग बनाते हैं। अब यहाँ पर ये अपने छोटे रेडियो में जो उन्हें पहले मिला था उसमें सुनते हैं कि एयरफोर्स एक बार फिर से इनके लिए एक रेस्क्यू टीम भेज रही है और ये आखिरी बार होगा जब इन्हें कोई ढूंढने के लिए आएगा। इन्हें यहाँ पर 58 दिन हो चुके हैं। साथ ही न्यूमा जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है वो अपनी जिंदगी की अब आखिरी सांसें ले रहा है। वो मरने से पहले अपने साथियों को कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे अपना खाना बना लेना, इस तरह से मैं इमोर्टल हो जाऊंगा। अगर हम में से एक भी इंसान बच गया तो बाकी लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इसके बाद न्यूमा की मौत हो जाती है। न्यूमा के इन आखिरी अल्फाजों से इन सबको हिम्मत मिलती है और अब इनमें से 2 लोग तय करते हैं कि वो एक बार फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और वो चट्टान के और भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो चट्टान के टॉप पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। इन्हें लगता है कि इन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन इन्हें पता है कि वापस जाने के बाद ये भी जिंदा नहीं बच सकते। इसीलिए ये लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कई दिनों का सफर करने के बाद ये एक नदी तक पहुँच जाते हैं जिसे देखकर ये बहुत ही खुश होते हैं। वहाँ से ये बहुत सारा पानी पीते हैं क्योंकि उन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया है। तभी ये नदी की दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो कि घोड़े पे सवार होता है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। इन्हें लगता है कि ये हेलुसिनेट कर रहे हैं, पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सच्चाई है। ये चिल्ला
हाथ चलाकर उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो उनकी बात समझ नहीं पाता क्योंकि वो उनसे बहुत दूर है। इसीलिए वो आदमी पत्थर पर कागज लपेटकर इनके पास फेंकता है। साथ में लिखने के लिए पेंसिल भी होती है, जिसे ये दोनों के दोनों अपनी पूरी दास्तान लिखकर उसे फेंक देते हैं। वो आदमी उस लेटर को गवर्नमेंट तक, एयरफोर्स तक पहुंचा देता है, जिससे एक बार फिर से वो अपना मिशन शुरू करते हैं। वो इन दोनों को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर कई दिनों के बाद ये भरपेट खाना खाते हैं। साथ ही इनके साथी जो बर्फ में फंसे हुए हैं वो रेडियो से सुन लेते हैं कि रेस्क्यू टीम इन तक पहुंचने वाली है। इसीलिए अभी अपने आप को तैयार करते हैं और जल्दी इनके सामने हेलीकॉप्टर आता है जो इन्हें बचाकर वहाँ से निकलकर शहर ले आता है, जहाँ पर इन सब की फैमिलीज वाले इनका इंतजार कर रहे होते हैं। ये सब अपनी फैमिलीज को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद इन सब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि अब ये सब अपने घर जा सकते हैं, लेकिन ये तय करते हैं कि एक और रात ये सब एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और इस तरह से अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में सबसे सही फैसला लेने की वजह से 45 लोगों में से 16 लोग बच जाते हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।